नमस्कार। आज इंडियन आईपीओ मार्केट की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। सोचिए, एक ही वक्त पर दो कंपनियां बाजार में आती हैं। एक ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए और दूसरी को इन्वेस्टर से वैसा रिस्पांस नहीं मिला। तो सवाल यही है कि भाई एक ही मार्केट में एक जैसे माहौल में दो आईपीओस की कहानी इतनी अलग अलग कैसे हो गई। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस कहानी में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है सरकारी कोयला कंपनी भारत कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल, जिसका आईपीओ जबरदस्त हिट रहा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और दूसरी तरफ है अमाया मीडिया लैब, जिसे इन्वेस्टर्स से काफी ठंडा रिस्पांस मिला। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं बीसीसीएल की, जिसकी सफलता वाकई देखने लायक थी। बीसीसीएल के आईपीओ के लिए जो बोलियां आई, उनकी टोटल वैल्यू जानते हैं कितनी थी? 1,17,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि इन्वेस्टर्स में इसको लेकर कितना जबरदस्त क्रेज था। और इसी जबरदस्त डिमांड की वजह से बीसीसीएल इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला पीएसयू आईपीओ बन गया। मतलब सरकारी कंपनियों के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस टेबल को देखिए, साफ दिख रहा है कि बीसीसीएल की सफलता कितनी बड़ी थी। ये मझगांव डॉक के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर है। इसने आईआरसीटीसी और कोचिन शिपयार्ड जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये जबरदस्त डिमांड आ कहां से रही थी? कौन लोग थे जो इतना पैसा लगा रहे थे? तो ये पैसा आ कहां से रहा था? असल में हर तरफ से, हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने इसमें जमकर पैसा लगाया। क्यूआईबीज, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने तो इसे 300 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब किया। एनआईआईज यानी अमीर इन्वेस्टर्स, उन्होंने 250 गुना से ज्यादा पैसा लगाया। और हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अपने कोटे को 50 गुना से ज्यादा भर दिया। मतलब चारों तरफ से पैसों की बारिश हो रही थी। चलिए अब कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ते हैं। बात करते हैं अमा मीडिया लैब की। इसके आईपीओ को इतना ठंडा रिस्पांस क्यों मिला? एक तरफ जहां बीसीसीएल रिकॉर्ड बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमाया मीडिया लैब का आईपीओ अपने पहले दिन सिर्फ 6% ही भर पाया था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ बम्पर सब्सक्रिप्शन तो दूसरी तरफ बिल्कुल सूनापन। तो इन्वेस्टर्स इतना हिचकिचा क्यों रहे थे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, साल 2023, 2024 और 2025 तीनों साल लगातार भारी नुकसान। हाँ, हाल की एक तिमाही में थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर दिखाया, लेकिन इतने सालों के घाटे के बाद वो भरोसा जगाने के लिए काफी नहीं था। अब इस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले कंपनी की हेल्थ चेक करता है, उसके प्रॉफिट, लॉस, फ्यूचर प्लान्स, ये सब देखता है, न कि सिर्फ ये कि मार्केट की हवा किस तरफ चल रही। और देखिए, एक एक्सपर्ट ने बिल्कुल यही बात कही। उनके मुताबिक ये फंडामेंटल्स पर आधारित निवेश नहीं है, ये तो बस आईपीओ बाजार के ओवरऑल सेंटिमेंट पर आधारित है। मतलब साफ है, लोग इसकी मजबूती देखकर पैसा नहीं लगा रहे थे, बस मार्केट की तेजी का फायदा उठाना चाहते थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, लिस्टिंग वाले दिन क्या उम्मीद की जा सकती है? इन दोनों कहानियों का क्लाइमैक्स क्या होगा? ये स्लाइड देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बीसीसीएल का ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब लिस्टिंग से पहले का अनुमान, लगभग 50% चल रहा है, और वहीं अमा मीडिया सिर्फ 7 से 8%। इसीलिए एक्सपर्ट्स बीसीसीएल के लिए एक धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि अमा मीडिया के लिए मामूली 8 से 10% के गेन का ही अनुमान है। बीसीसीएल के लिए तो एक्सपर्ट का अनुमान बहुत सॉलिड है। उनका साफ कहना है कि आसानी से 50% या उससे ज्यादा का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मतलब उम्मीदें बहुत बहुत ज्यादा हैं। तो इस पूरी कहानी से, इन दो अलग अलग आईपीओ से इन्वेस्टर्स को क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों आईपीओस को चलाने वाली ताकत, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो बिल्कुल अलग है। बीसीसीएल की सक्सेस का कारण थे उसके मजबूत फंडामेंटल्स और बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा, जबकि अमाम मीडिया में जो भी पोटेंशियल है वो कंपनी की सेहत पर नहीं, बल्कि मार्केट के शॉर्ट टर्म मूड पर लगा एक स्पेक्यूलेशन, एक सट्टा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसकी हाइप के पीछे का क्यों समझना सबसे जरूरी है। क्या ये बस कंपनी के दम पर है या सिर्फ मार्केट की हवा है?
और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स या फिर सिर्फ मार्केट का सेंटिमेंट? इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।